हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र के में प्रयास चैनल में आपका स्वागत है। और इसका जो भी क्लासेस है वो बिल्कुल निःशुल्क हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पहली यूनिट परिचय, जिसका कि हमने शॉर्ट्स में परिचय पहले भी पढ़ लिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र के समय पे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो जो वर्ड है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ये आपको याद रखना है कि मैक्रो किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है बड़ा या व्यापक। बड़ा या व्यापक से तात्पर्य ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समस्त इकाइयों के योग का अध्ययन करते हैं, यानी कि इसका क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपेक्षा बड़ा या व्यापक होता है। सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रैगनर फ्रेश ने सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग किया था, और जिसका अर्थ मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बड़ा या व्यापक होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करें तो प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार, प्रोफेसर चैम्बरलिन कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन है। आपको याद क्या रखना है? कुल, समग्र या योग, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र की उद्भव की जरूरत कैसे पड़ी, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ? पहले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र था। तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी एक पुस्तक 1936 में, कब लिखी? 1936 ईस्वी में लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कीन्स ही एक ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिनने ये बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अलावा भी, यानी पहले की जो परंपरा थी उसके अलावा भी अब यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव या जनक किसे माना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। और इसकी सबसे अधिक आवश्यकता कब महसूस हुई? 1929 के महामंदी के दौर में, जिसमें कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में रोजगार के स्तर बहुत ही तीव्र गति से गिरावट आ रही थी। लोगों को रोजगार में कमी हो रही थी, आय में कमी हो रही थी, और इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों में भी पड़ा। और 1929 से 1933 के बीच बेरोजगारी की दर बहुत तेजी से गिर गई। अब हम जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आय के प्रवाह को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर हम चक्रीय प्रवाह को देखें कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में आय का चक्र चलता रहता है, तो चक्रीय प्रवाह दो प्रकार से होता है। एक होता है मौद्रिक प्रवाह, और दूसरा होता है वास्तविक प्रवाह। तो बच्चों, मौद्रिक प्रवाह वह प्रवाह है जिसमें कि मुद्रा का लेन देन होता रहता है, और वास्तविक प्रवाह वह प्रवाह है जिसमें कि हम वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे यहाँ पे परिवार है या पारिवारिक क्षेत्र है, और यहाँ पर एक फर्म या उद्योग है। तो ये परिवार इस फर्म को क्या प्रदान करेगा? परिवार के पास क्या होगा?
तो परिवार उत्पादन के साधन प्रदान करता है, जैसे श्रम हो गया, पूंजी हो गई, भूमि हो गया। तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। तो ये क्या करेगा? उत्पादन के साधन देगा। अब फर्म क्या करेगी? इसके बदले में फर्म क्या करेगी? फर्म उत्पादन के साधन इनसे लेगी और बाद में तैयार वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करेगी। तो वस्तुएं तैयार होंगी, क्योंकि परिवार के लोग भी तो उत्पादन के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी करते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा क्या? वास्तविक प्रवाह। लेकिन अगर हम देखें कि जब ये परिवार फर्म को क्या देता है? उत्पादन के साधन देता है, तो फर्म परिवार को क्या देगी? परिवार को वो देगी लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, है ना। और परिवार वस्तुओं के बदले में फर्म को क्या देगा? वो भी पैसे देगा, क्योंकि वस्तुएं ऐसे थोड़ी खरीदेंगे। तो वो भी परिवार भी क्या करेगा? वस्तु के बदले मुद्रा देगा। तो ये इस तरीके से ये हमारे दोनों प्रवाह आ जाते हैं। एक में जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होगा और दूसरी जगह मौद्रिक यानी मुद्रा से संबंधित प्रवाह होगा। तो जहां पर मौद्रिक प्रवाह होगा, मुद्रा का प्रवाह होगा, वो मौद्रिक प्रवाह। जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह होगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। अब मौद्रिक प्रवाह को और डिटेल से समझना है तो समझ लो कि फर्मों एवं परिवारों के बीच मुद्रा का प्रवाह, जो हमने अभी डायग्राम बनाकर दिखाया है ना, विनिमय का माध्यम क्या होगा? मुद्रा होगी और मुद्रा के द्वारा ही इस पे विनिमय किया जाएगा। वास्तविक प्रवाह क्या है? इसमें फर्मों और परिवार के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह होगा। विनिमय का माध्यम क्या होगा? वस्तु एवं सेवाएं। और इसकी विनिमय की पद्धति कैसी होगी? तो वस्तु विनिमय होगी। अब समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से हम अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, जैसे हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पहले भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तो 3 क्षेत्र पढ़े हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। लेकिन ये किसकी दृष्टिकोण से है? समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से है। समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से तो समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को हम 4 क्षेत्र में विभाजित करते हैं। पहला है परिवार क्षेत्र। पहला कौन सा है? परिवार क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक फर्मों का क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? सरकारी क्षेत्र या शासकीय क्षेत्र। चौथा कौन सा है? बाह्य क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र। तो आपको इस पे क्या दिखाई दिए? 4 क्षेत्र दिखाई दिए। किसके 4 क्षेत्र हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। तो ये मेरे साथ बार बार आप लोग भी रिपीट करते चले। अर्थव्यवस्था को
4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो पहला है पारिवारिक क्षेत्र। पारिवारिक क्षेत्र में क्या आएगा? उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं एवं सेवाएं, और जो उत्पादन में लगे साधन है उसका स्वामी भी कौन होता है? उपभोक्ता ही होते हैं। तो उत्पादन हेतु साधनों की पूर्ति कौन करेंगे? तो ये पारिवारिक क्षेत्र ही करेंगे। परिवार के कोई लोग ही ना मजदूरी करते हैं, मजदूरी का काम करेंगे, श्रमिक का काम करेंगे, संगठन का काम करेंगे, है ना। तो पारिवारिक क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं एवं सेवाएं और साथ में उत्पादन के साधनों के स्वामी, ये सब आते हैं। उत्पादक एवं फर्मों का क्षेत्र, इसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जितनी भी फर्म मौजूद हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का योग इस पे देखा जाता है, और सेवाओं के बदले साधनों का भुगतान करना भी शामिल होता है। फिर है तीसरा सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र क्या है? इसमें सामूहिक उपभोग के लिए, किसी निजी उपभोग के लिए नहीं, सामूहिक उपभोग के लिए, यानी जिससे देश के लोगों का हित हो, देश के हित में काम करना सरकारी क्षेत्र का काम होता है। जैसे सड़कें बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, अस्पताल का निर्माण करना, कानूनी व्यवस्था करना, सुरक्षा के कार्य करना, ये सब चीजें क्या हो गए? सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है, चौथा है आपका बाह्य क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र, या इसे शेष विश्व भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी व्यापार के अंतर्गत, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके बीच अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात को इस पर शामिल किया जाता है। राष्ट्रों के बीच आपसी संबंध को बढ़ावा देना, आयात करना, निर्यात करना, दूसरे देशों को ऋण देना, दूसरे देश में निवेश करना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब ये जो 4 क्षेत्र बताए हैं, इस पे आयात और निर्यात शब्द भी आया था, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आयात मतलब आना, आ से याद रखिए। आयात का मतलब क्या हो गया? आना, और नी का मतलब, निर्यात का मतलब, नी से याद रखो, निकलना। ठीक है, तो अब कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। आयात का मतलब जब हमारे देश, जब किसी दूसरे देश से हमारे देश में कोई सामान आता है या मंगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। और जब हमारे देश से अन्य देशों को सामान भेजा जाता है तो वो क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।